के साथ केशव कुमार और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। बात करेंगे आगे, विचार करेंगे हर मुद्दे के ऊपर, लेकिन एक बड़ी खबर सबसे पहले आ रही है, उसका रुख करते हैं सीधे। बड़ी अपडेट, बड़ी खबर इसी मुद्दे से जुड़ी, आपको बताएं ओम प्रकाश चौटाला के मामले में आज सजा का ऐलान होना संभव है। आय से अधिक संपत्ति को लेकर सजा का ऐलान आज मुमकिन है। ओम प्रकाश चौटाला के मामले में आज सजा का ऐलान हो सकता है। कोर्ट में पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला के वकील ने तमाम दलीलें दी हैं। बिना किसी की सहायता के ओम प्रकाश चौटाला चल नहीं सकते हैं और खुद को 90% दिव्यांग जो है वो कोर्ट में बताया। इस बात पर कोर्ट ने 90% दिव्यांग होने का सर्टिफिकेट भी मांगा है। ओम प्रकाश चौटाला का कहना है कि मैं कपड़े भी खुद नहीं पहन सकता, किसी की सहायता के चल नहीं सकता, 90% तक दिव्यांग हो चुका हूं, मेरे फेफड़ों में इंफेक्शन है। तो ये अपडेट्स आपको बता रहे हैं जो कोर्ट रूम में कार्रवाइयां चल रही थी उसके दौरान क्या कुछ ओम प्रकाश चौटाला ने अपनी दलीलें दी हैं, और जाहिर तौर पर यह सिर्फ इसलिए है कि सजा में थोड़ी सी दया जो है वो कोर्ट दे दे। आज हरियाणा के पूर्व सीएम ओपी चौटाला मुश्किल में है। आय से ज्यादा संपत्ति केस में दोषी तो ठहराए जा चुके हैं, अब केवल सजा दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होगी। चौटाला को 21 मई को दोषी करार दिया गया था। सीबीआई ने उनके खिलाफ 106 गवाह पेश किए थे। पूर्व सीएम ओपी चौटाला के खिलाफ सीबीआई ने साल 2000 में मामला दर्ज किया था। इसके बाद 2010 में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। चार्जशीट के बाद 16 जनवरी 2018 को ओपी चौटाला का बयान दर्ज हुआ। सीबीआई ने चौटाला और उनके बेटों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के 3 अलग अलग मामले दर्ज किए थे। आज ओम प्रकाश चौटाला के मामले को लेकर ही हम चर्चा करेंगे और पूरे मामले को समझने और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो कोर्ट में बहस अभी जारी है। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ये एफआईआर दर्ज हुई है, पूरा मामला दर्ज है। सीबीआई ने 2010 में जो है वो चार्जशीट दाखिल की थी। सभी इस बात की टकटकी लगाए बैठे हैं कि अदालत की तरफ से क्या कुछ फैसला आता है, क्योंकि दोषी तो ओम प्रकाश चौटाला को करार दिया जा चुका है। इनेलो के कार्यकर्ताओं का यह दावा है कि सजा मिलेगी तब भी उन्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि इनेलो सुप्रीमो पहले ही जमानत रद्द करवाकर समानांतर सजा काट चुके हैं। तो पैनल मेरे साथ जुड़ चुका है, सबका परिचय मैं आपसे कराता हूं। विधु रावल जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, केवल ढींगरा जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, विजेंद्र रेड्डू जी इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, सुशील सिंह न्यूज रूम से मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, कुलभूषण भारद्वाज जी लीगल एक्सपर्ट स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, और राजनीतिक विश्लेषक अनिल राव जी भी कुछ देर में हमारे साथ होंगे। कुलभूषण जी, सबसे पहले मैं आपके पास आते हुए क्या कुछ लग रहा है आज की कार्रवाई को देखते हुए? देखो, जिस प्रकार से मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर माननीय न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी को दोषी करार दिया, आज उस पर दोनों पक्ष सजा पर अपनी बहस कर रहे हैं। और जो चौटाला साहब के अधिवक्ता बंधु हैं हर्ष कुमार जी, वो तमाम दलीलें अदालत के समक्ष रख रहे हैं कि उनको पहले भी 10 साल उन्होंने सजा काटी है केस के अंदर, और क्योंकि इस केस के अंदर वो अपनी जमानत को रद्द कराकर उन्होंने रद्द करा ली थी और लगातार वो जेल के अंदर रहे। तो महत्वपूर्ण विषय इस पर है कि अदालत ने अब यह निर्णय लेना है कि जो पहले सजा उन्होंने 10 साल की काटी है उस सजा के अंदर इसको समायोजित किया जाए, या अलग से सजा का जो इसके अंदर दोषी ठहराए गए हैं उसके अंदर सजा मिले। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसके अंदर एक और यह भी है कि जिस प्रकार की दलीलें, क्योंकि जो प्रमाण पत्र है वो प्रमाण पत्र के अंदर 60% दिव्यांग का प्रमाण पत्र है चौटाला साहब के पास, वो 90 कह रहे हैं वो। अब वो 90 हमारे जो चौटाला साहब के वकील साहब हैं उन्होंने कहा है कि 90% दिव्यांग का जो उन्होंने दलील रखी है। तो अदालत को ये देखना है कि ऑन रिकॉर्ड जो उनके पास प्रमाण पत्र है वो 60% वाला है और या 90 का है या नहीं है। तो उस पर भी निश्चित रूप से अदालत गौर करेगी और माननीय न्यायिक महोदय जो है वो उसको देखते हुए
अपना निर्णय सुनाएंगे। मतलब बेंच के सामने 60% वाला रखा है चौटाला साहब ने जी, और वो कह रहे हैं 90%। जी। अब वो मौखिक रूप से कह रहे हैं या उसका प्रमाण पत्र उनके पास है। महत्वपूर्ण विषय ये है कि अदालत उस दलील को मानेगी जो ऑन रिकॉर्ड जो कागजों के अंदर होगा। ठीक है, लेकिन उन्होंने कुलभूषण जी कहा है कि 90% तक हूं, कोर्ट ने सर्टिफिकेट मांगा है, वो सर्टिफिकेट देने की तैयारियों में अभी हैं, तो कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है इसका मतलब। निश्चित रूप से मैंने कहा ना कि न्यायालय जो है, न्यायिक अधिकारीगण जो है, सभी पहलुओं पर गौर करेंगे। ठीक है। ओम प्रकाश चौटाला जी की तरफ से हर्ष कुमार जी जो अधिवक्ता बंधु है हमारे, वो उस पर अपनी पूरी दलील रख रहे हैं और मैं समझता हूं निश्चित रूप से कि माननीय न्यायालय जो है वो सब बातों पर गौर करके और फिर सजा का निर्धारण करेंगे। ठीक है, विजेंद्र रेड्डू जी के पास मैं आता हूं। विजेंद्र रेड्डू जी, क्या कुछ देख रहे हैं आप इसमें? हाँ, देखिए केशव जी, ये तो सही है कि आज फैसला आना ही आना है, देर सवेर आएगा, और जो भी फैसला होगा पार्टी उसको मानने के लिए बाध्य भी है और हम मानेंगे उसको फैसले को, और हमारे लिए बड़ा सम्मान के साथ हम उसका सम्मान करेंगे, आदर करेंगे जो भी फैसला देंगे। लेकिन केशव जी, जिस प्रकार से हमारे अभी ये भाई जी बता रहे थे, इसमें कोई संशय नहीं है कि 2010 में जो है ना ये मुकदमा शुरू हुआ था, 2010 में चार्जशीट हो गई थी और 2018 तक चौटाला साहब का जो लास्ट में हियरिंग हुई है इसके ऊपर, तब से लेकर के चौटाला साहब इसमें रहे हैं, जेल में ही रहे हैं, और इन्होंने अपनी जमानत रद्द करवा करके इस केस की, मनी लॉन्ड्रिंग वाले केस की जमानत रद्द करवा करके इन्होंने इसको भी काटने का शुरू काम किया है। देखिए, ज्यादा तो विशेषज्ञ मैं नहीं हूं ला का, बट इतना जरूर एक सामाजिक विचार से मैं ये कहता हूं या दूसरे साथियों से सुनते हैं कि पैरेलल में जो सजा काटी जाती है तो उसका समायोजन होता है। तो हम तो उम्मीद यही करते हैं कि हमारे जो एडवोकेट हैं हर्ष कुमार जी, वो बड़ी अच्छी से दलीलें दे रहे हैं और कोर्ट कहीं ना कहीं उसके ऊपर सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी। दूसरी बात, हम ये भी उम्मीद करते हैं कि भले ही जैसे अभी हमारे साथी ने कहा कि सर्टिफिकेट 60% पे हैंडीकैप्ड का दिया हुआ है, बट वकील कह रहा है कि 90% है, तो निश्चित रूप से ऐसी कोई गलती वहां पर जरूर नहीं होगी कि वो वैसे ही कह रहे हैं। बिल्कुल तथ्यों के आधार पर ये कहा जा रहा है, और जो व्यक्ति 90% दिव्यांग है और इसके साथ साथ जिसकी आयु 87% है, तो हमारा ये मानना है और हम ऐसी उम्मीद और भरोसा और विश्वास करते हैं कि न्यायालय इन सब बातों के ऊपर एक दयापूर्वक विचार करते हुए एक इतने वृद्ध व्यक्ति को कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा रियायत देने का वो कार्य करेंगी। फिर भी जो भी फैसला देंगे वो हमारे लिए मान्य होगा। दूसरी बात केशव जी, मैं ये कहना चाहूंगा, ठीक है, मैं एक बात पर आता हूं सर, मैं रेड्डू साहब दोबारा आऊंगा, मैं एक बार विदु जी के पास आता हूं, पहले एक कमेंट ले लेते हैं। विदु जी, एक बात तो वो है जो रेड्डू साहब भी कह रहे हैं, हर्ष कुमार जी भी कह रहे हैं और ओम प्रकाश चौटाला साहब ने भी की, और दूसरी बात वो है जो सीबीआई के वकील कह रहे हैं कि कोई चपड़ासी अगर साइन करता तो उसके मायने अलग थे, लेकिन एक शासक के साइन करने के मामले अलग होते हैं, कड़ा संदेश दिया जाना चाहिए, सजा ज्यादा से ज्यादा दी जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक आज मिक्स्ड इमोशन से भरा हुआ हूं मैं। एक तरफ तो बहुत दुख और पीड़ा में हूं कि हरियाणा के एक पूर्व मुख्यमंत्री, देखिए हरियाणा के केवल 2 ही पूर्व मुख्यमंत्री आज जीवित हैं, एक चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जिनको थोड़ी देर में सजा हो जाएगी, और दूसरे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जिन पर 6 संगीन मामले चल रहे हैं, वो भी कतार में हैं, उन पर भी जल्दी सजा हो जाएगी। तो बड़े एक हरियाणवी होने के नाते बड़े दुख में हूं आज मैं, बड़ी पीड़ा में हूं कि हम हरियाणवियों का नेतृत्व कौन लोग करते रहे इतने लंबे समय तक, ये इसको मैं व्यक्तिगत तौर पर अपनी पीड़ा मान रहा हूं। फिर दूसरा खुशी इस बात की जरूर है कि इस देश की न्याय व्यवस्था, उसके चरण छूने का मन करता है आज के दिन, वो उसको सलाम करने का मन करता है, उसको प्रणाम करने का मन करता है कि वो बड़े से बड़े मगरमच्छ को भी किस प्रकार कान से पकड़ कर ले आती है और उसको उसका स्थान पर पहुंचाती है। आज उस न्याय व्यवस्था का आज उसका सत्कार करने का मन करता है। देखिए, हरियाणा गीता की भूमि है केशव जी, हरियाणा से गीता ज्ञान दिया गया था, और गीता जी के ही 3रे पाठ में 21वें अध्याय में लिखा हुआ है कि जो कोई भी बड़ा व्यक्ति करता है उसका अनुसरण नीचे तक होता है, जिस पर अगर तो शासक जो है उसको पवित्र होना चाहिए। और ये जो मामला बन रहा है, ठीक है, न्यायालय के कसूरवार हैं चौटाला साहब, ये साबित हो गया, दोषी हैं वो, सारे उनके तर्क फेल हो चुके हैं। उनको कोर्ट ने ऑन मेरिट जो है ये डिसाइड किया कि जिस प्रकार तिहाड़ में भी उनको 10 साल बिताए गए थे, शिक्षा भर्ती घोटाला उन्होंने किया था, एक नहीं 3 कोर्टों ने स्थापित हुआ था, और 3 कोर्टों में एक ने भी एक दिन भी उनकी सजा नहीं कम की थी, महंगे वकीलों के बावजूद भी।
और आज इसमें भी वो दोषी साबित हो गए। तो कुल मिला के एक जो बात सामने आती है वो ये आती है कि उन्होंने बुरा तो किया है। अब यहां पर बैठकर इंडियन नेशनल लोकदल के जो हमारे साथी हैं, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, वो अच्छे व्यक्ति हैं, वो क्या उनका बचाव करेंगे? वो इस प्रकार से कहेंगे कि न्यायालय, देखिए कोर्ट के अंदर जो है इस समय केशव जी, कोर्ट के अंदर हर्ष कुमार जी सहानुभूति के लिए गुहार लगा रहे हैं कोर्ट से, वही गुहार यहां पर स्टूडियो में बैठकर विजेंद्र जी लगा रहे हैं। तो मैं अपनी बात तो इस सहानुभूति पर बात पूरी करते हुए कहता हूं कि देख तेरे सुप्रीमो की हालत क्या हो गई गुलाम, कि कितना बदल गए हालात, कितना बदल गए हालात। एक समय ओम प्रकाश चौटाला जी को मैंने अपने इन कानों से सुना है, वो ये कहा करते थे, थापर ग्राउंड में उन्होंने कहा था कि जब तक जीऊंगा राज करूंगा। और कहां वो बेचारे वृद्ध व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति, 85, 86, 87 साल के, चलो दिव्यांग चाहे वो 60% है, चाहे 30% है, चाहे 90% है, लेकिन वो जो है आज केशव जी, आज वो जूझ रहे हैं। आज वो एक सजा का 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना कम करवाने के लिए किस प्रकार की यहाँ पर वो गुहारे लगा रहे हैं, किस प्रकार के यहाँ पर दलीलें दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है ना, ये क्या हो रहा है? ठीक है, सुशील के पास मैं आता हूं। सुशील, वो जूझ रहे हैं और भाजपा विदु जी बड़े सदे हुए और अलंकृत शब्दों में चुटकी ले रहे हैं। निश्चित तौर पर देखिए, अब लंच के बाद नहीं केशव जी, नहीं, आप मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं केशव जी, आप मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। मैं दुख में हूं, आज पीड़ा में हूं। ठीक है विदु जी। सुशील, बिल्कुल, देखिए लंच के बाद माना जा रहा है कि आज फैसला आएगा और अब यह देखना है कि जो इसमें सजा का प्रावधान है आय से अधिक संपत्ति में, जो आईपीसी के सेक्शन 109 के तहत दर्ज किया गया था, इसमें 4 साल से लेकर 10 साल तक के सजा का प्रावधान है। और आज जो जितनी भी दलीलें पेश की जा रही हैं, चाहे उसके पीछे केवल रीजन इतना ही है कि कम से कम सजा कैसे हो, यानी उसमें कंसीडर कैसे किया जाए, चाहे वो मेडिकल प्रॉब्लम की बात की जा रही हो या दिव्यांगता सर्टिफिकेट की बात की जा रही हो, एज का हवाला दिया जा रहा है, वो तमाम बातें सजा कम करने की बात की जा रही है। मेरा तो मैं कुलभूषण भारद्वाज जी यहाँ लीगल एक्सपर्ट हैं, उनसे मैं जानना चाहूंगा कि इस तरह के जो मामले होते हैं केशव, उसमें क्या इस तरह कंसीडर किया जाता है और क्या कोई ऐसा इस तरह का उदाहरण रहा है जिसमें कंसीडर किया गया हो और सजा कम की गई हो? मैं पूछूंगा उनसे, एक कमेंट लेता हूं। हमारे साथ केवल ढींगरा जी भी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। ढींगरा साहब, विदु जी का कहना है कि 2 पूर्व सीएम है जो अभी तक जिंदा है, एक को सजा हो गई, एक को होने वाली है। देखिए, ये जज नहीं है, ये कोई सजा देने वाले कोई वो नहीं है, इनके पास क्या अथॉरिटी ऐसी बातें बोलने की। सजा माननीय जज सुनाते, ये अपने आप अथॉरिटी अपनी जेब में मत रखें या अपने मुंह पे मत लाए, इनका ये काम नहीं है, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने कहा कि सजा जो है वो पहले ही जो हुई थी सजा, वो उसको उसमें तथ्य रखे जा रहे हैं, चाहे वो जो हर्षवर्धन जो थे या रेणु जी थे, ये दोनों ही बात रख रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ इनसे, क्या चौटाला साहब ने पहले ही अपने आप को दोषी मान लिया था जो सजा कर रहे थे? ये नहीं होता है, अभी सजा सुनाई नहीं गई और इन्होंने पहली सजा जो पहले जो जेल में रहे हैं वो वाली सजा को इसके साथ ऐड कर लिया पहले ही, इसका मतलब दोषी खुद को पहले ही मान लिया था। हाँ, तो केवल जी मान ही चुके हैं, वो तो मर्सी लगा रहे हैं, जब दया मांग रहे हैं तो इसका मतलब दोषी तो मान चुके हैं। फैसला करती है इस बात का, ये फैसला कौन करने वाले हैं? ना रेणु साहब, ना नहीं सर, इस पैनल में सजा पर ही बहस हो रही है, हमारी किसी की भी स्टेटमेंट जजमेंट नहीं है, भाई हम तो विचार कर रहे हैं। सजा पर देखिए, स्टेटमेंट जजमेंट नहीं होती, मैं यही कह रहा हूँ। और यही बात मैं इनको रावल जी के मुंह में डालना चाहता हूँ कि ये अपने आप वर्डिक्ट मत सुनाएगी किसको सजा हो गई है, किसको होने वाली है। जो कोर्ट के अंदर प्रावधान होते हैं वो ये होते हैं कि अगर किसी को किसी के लिए कोई दायर होती है चीज की, ये इस चार्ज लग गए इसके ऊपर, तो वो चार्ज तय कोर्ट करती है, ये नहीं कर सकते हैं। और ये इनकी जो बातें हैं ना, ये हवा हवाई है। मेरे को लगता है कि ये पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है, इस करके इस तरह की बातें कर रहे हैं कि इसको सजा हो जाएगी, इसको सजा हो जाएगी। ये कौन होते हैं सजा देने वाले? वो तो कोर्ट देगी। और मैं आपको ये बता रहा हूँ, कोर्ट न्यायालय जो है वो सारे तथ्यों। अच्छा ढींगरा साहब, कांग्रेस पार्टी क्या मांगती है? कांग्रेस पार्टी क्या मांगती है कि 93 से 2006 के बीच ये तमाम जो मनी लॉन्ड्रिंग के और आय से अधिक संपत्ति के मामले हैं जो सिद्ध तकरीबन हो चुके हैं, जिसमें चौटाला साहब कह रहे हैं कि ठीक है, मैं उम्र का बहुत बड़ा हो चुका हूं, दिव्यांग हूं, मेरे पर दोषों पर मेरे थोड़ी सी दया भुगती जाए। आप अपनी पार्टी के स्टैंड पर क्या राय रखते हैं, क्या अपने विचार रखते हैं कि सजा होनी चाहिए या रहना चाहिए बाहर?
देखिए बात ये है, मैं कोई नहीं होता किसी को सजा देने वाला और किसी की सजा लेने वाला। सर आप पार्टी के प्रवक्ता हैं सर, पार्टी का स्टैंड है, पार्टी का स्टैंड है, पार्टी को स्टैंड जनता के सामने बताना होगा। निकाय चुनाव आने वाले हैं सर, होने देंगे या नहीं? आप मेरी बात पूरी होने देंगे या नहीं, ये पूछ रहा हूँ। बात तो पूरी होने दूंगा, लेकिन मेरे सवाल का जवाब देंगे तभी तो। आप बीच में फिर क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देते सर, आप बात इधर उधर घुमाते हैं। केवल जी आप भी जलेबियां बनाते हैं सर, सेंटर पे आओ तो मैं सुनूंगा, अभी सब सुनेंगे आपको। तो फिर आप ऐसे कीजिए, आप जो बंदे आपकी बात को जलेबी नहीं बनाता आप उसकी सुन लीजिए। अगर मतलब आप नहीं बोलेंगे तो फिर मैं आपसे आपका स्टैंड पूछ रहा हूँ। केवल जी मैं आपसे आपका स्टैंड पूछ रहा हूँ। मैं आपसे आपका स्टैंड पूछ रहा हूँ। आप भिड़ते ये बोलते हैं कि हम कौन होते हैं बोलने वाले। अरे भाई प्रवक्ता बनाया पार्टी ने आपको। केशव जी प्रवक्ता बनाया, पर आप लोग नहीं मीडिया प्रमुख है, कांग्रेस के मीडिया प्रमुख है। आप सुनते नहीं मेरी बात। ठीक है आप बोलिए, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मैं अनइंटरप्टेड सुनूंगा। आप मेरी बात का जवाब दीजिए, मैं अनइंटरप्टेड सुनूंगा आपको। बोलिए। हाँ यस बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि जो सजा का प्रावधान है ये कोर्ट देती है, ये मैं भी वर्दिष्ट नहीं कर सकता और विधु रावल भी नहीं कर सकता। अगर न्यायालय उनको ये पाएगा कि उनका 6 लाख करोड़ का आय से ज्यादा संपत्ति है, उसके ऊपर क्या फैसला आना चाहिए, जैसा कि सुशील ने अभी आपको कहा, इसमें क्या प्रावधान बनता है। अगर जो प्रावधान बनता है ये न्यायालय का काम है। अगर उन्होंने बड़ी सावधानी से खेल रहे हैं, ये बात रखी है केवल जी, बड़ी सावधानी से खेल रहे हैं। एक मिनट, अगर उन्होंने ये भी बात रखी है कि जैसे कोर्ट न्यायालय में उन्होंने रखा कि मेरी वृद्ध अवस्था है, तो वृद्ध अवस्था है तो ये जज जो है कोई वो नहीं है, वो इस बात को भी मद्देनजर रखते हैं कि कितनी उसमें सजा होनी चाहिए। लेकिन माइनस प्लस का प्रावधान कोर्ट के न्यायालय में धाराओं के अकॉर्डिंगली होता है, अपने आप नहीं लगाते। जज कोई इतने वो नहीं होते, उन्होंने भी अपनी धारा और अकॉर्डिंगली काम करना है। जहां तक विधु रावल जी का सवाल है, हुड्डा साहब के ऊपर जो इन्होंने ऊल जुलूल जो केस दर्ज किए थे वो भी न्यायालय में पड़े हैं। दोनों उनका संज्ञान आएगा और ठीक है, मतलब केस दर्ज करें तो वो विधु रावल जी दर्ज कर रहे हैं, और जब स्टेटमेंट की बात आएगी तो कोर्ट अपने आप देगा, आप उसमें कुछ नहीं बताएंगे। ठीक है, अब मैं कुलभूषण जी से जवाब लेता हूं, फिर विधु जी के पास आऊंगा। कुलभूषण जी वो सवाल उठा रहे थे सर उस बात के ऊपर। मैं बड़े सम्मानपूर्वक अपने बड़े भाई केवल जी को कहना चाहूंगा कि माननीय अदालत ने उनको दोषी करार दे चुकी अदालत, और आज जो कह रहे हैं कि ये अपने मन से सजा गया उन्होंने मान लिया, ऐसा कुछ नहीं है। वो दोषी करार सिद्ध हो चुके हैं। आज इसी विषय पर बहस है कि उनको सजा, जो चौटाला साहब के अधिवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि सजा कम से कम हो, और जो सीबीआई के वकील हैं वो चाह रहे हैं कि सजा ज्यादा से ज्यादा हो। तो आज का जो विषय, आज की जो बहस न्यायालय के अंदर है वो इसी विषय पर है कि उनको सजा, इसलिए सारी दलीलें रखी जा रही हैं। केवल जी सोच रहे हैं कि आज दोष सिद्ध होने उनके हाँ, ऊपर। इसलिए मैं केवल जी का जरा थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि जो उम्र का हवाला दिया जा रहा है, जो स्वास्थ्य संबंधी हवाला दिया जा रहा है, जो दिव्यांगता का हवाला दिया जा रहा है, और जो पहले क्योंकि इन्होंने अपनी जमानत को रद्द कराकर, और ये उस केस के अंदर भी उन्होंने जमानत रद्द कराई थी, जेल के अंदर थे, तो ये सारी बातें कानूनी पहलू हैं, ये इसलिए रखे जा रहे हैं ताकि सजा कम से कम अदालत सुनाए। तो मैं केवल जी को बताना चाहूंगा। सुशील ने भी सवाल किया था कुलभूषण जी, क्या इस तरह की जब दलीलें रखी जाती हैं, उम्र का, दिव्यांगता का हिसाब जब बताया जाता है, तो क्या कोर्ट वाकई सजा कम कर सकता है? निश्चित रूप से अदालत जो है सभी पहलुओं पर ध्यान रखती है। इससे पहले भी जयललिता जी को भी सजा आयशा जी के मामले के अंदर हुई थी, और अन्य काफी ऐसे, लालू जी को भी हुई थी, तो अन्य काफी ऐसे पूर्व राजनेता, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं जिनको अदालत ने सजा सुनाई है। लेकिन कारण क्या है कि जो कानूनी पहलू है, जो आज सजा के ऊपर बहस चल रही है, सजा के ऊपर बहस कर रहे हैं दोनों पक्ष, वो इसी बात के लिए कर रहे हैं, वो सारे पहलू, सारे तथ्य अदालत के सामने रख रहे हैं कि ये व्यक्ति पहले भी 10 साल की सजा काट चुके हैं, अन्य केस में काटी, लेकिन इस केस के अंदर उन्होंने अपनी जमानत को रद्द कराया। तो वो भी कानून का जो पहलू, कानून जो कहता है वो यही कहता है कि एक व्यक्ति को अलग अलग केस के अंदर अगर वो जेल में रहा है तो वो भी कंसीडर अदालत करेगी। ठीक है विधु जी। देखिए मैं इसमें आता हूं रेडू साहब, फिर आपके पास आ रहा हूं। ये कोर्ट रूम के अंदर ये चर्चा हो रही है जी। रेडू साहब को सुन लीजिए, रेडू साहब का महत्वपूर्ण है आज ज्यादा। रेडू साहब बता दें। चलिए रेडू साहब पहले आपके पास आता हूं, विधु जी खुद कह रहे हैं, पहले आपका सुन लो। हाँ चलो धन्यवाद केशव जी। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे जो ये को पैनलिस्ट हैं विधु भाई, ये कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो प्रोवोकेट करते हैं सामने वाले को, और फिर उसमें डिबेट का मजा खराब हो जाता है।
अभी जैसे इन्होंने कहा कि वो एक शेर सुना करके उसने लास्ट में गुलाम शब्द का प्रयोग किया, क्या हाल हुआ तेरे बोश का है गुलाम। तो कभी ये अज्ञानी कहते हैं, कभी अधर्मी कहते हैं। तो मैं एक संक्षेप में यही कहना चाहूंगा, कभी भी सामने वाले को छोटा ना आके विधु जी, वो भी कुछ ना कुछ होते हैं। विषय पर तो विषय पर बोलिए ना भाई साहब। दूसरी बात विषय पर बोलिए। हाँ नहीं, आप देखो विधु भाई, ऐसा है आप ऐसे शब्दों का प्रयोग कम से कम मेरे लिए ना करें, मैं किसी के लिए नहीं करता हूँ। मैं अलग से आपके पास शब्द की मैं आपके पास अलग से आ जाऊंगा करने की। ये डिबेट तो अगर आप नहीं, आप मुझे आप सुनो, अगर आपकी आदत है आप हर किसी को एक घटिया शब्दों का प्रयोग करते हो आप हमेशा। और एक दिन अपनी इस बात पर काफी बहस भी हुई थी विधु कि मैं किसी के शब्द ना कहता हूं ना मैं सुन सकता हूं। ठीक है, आप ऐसे शब्दों का प्रयोग ना कीजिए जो कि डायरेक्ट आप किसी को पिंच कर करके अगर दबाने का प्रयास करोगे तो नो बॉडी इज योर लॉ। ठीक है, नो बॉडी विल, दबेगा नहीं कोई भी। तो ये शब्द कहना छोटी। दूसरी बात, नहीं मैं समझा रहा हूं, मैं कोई झगड़ा नहीं कर रहा ना मैं करता हूं। दूसरी बात जो इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बात की, मैं बड़ा इमोशनल हूं। मैं गारंटी के साथ कहता हूं विधु तो आज जो है ना घर में मिठाई बांटेगा और पड़ोस में भी मिठाई खिलाएगा। इसकी ना तो हमें हमदर्दी की जरूरत है और ना हम इससे मांग रहे हैं। आप अपना काम कीजिए। इतना एक बार एक बड़ी अपडेट आ रही है, यहीं से दोबारा शुरू करूंगा। हमारा जो खबर है, बड़ी अपडेट है, पहले आऊंगा ओम प्रकाश चौटाला पर फैसले की सजा जो है उस पर फैसला सुरक्षित रखा गया है। कोर्ट कल 2 बजे सुनाएगा फैसला, तो फैसला सुरक्षित रख लिया गया है और कल की तारीख दे दी गई है। ओम प्रकाश चौटाला पर सजा का जो फैसला है वो सुरक्षित रखा गया है। कोर्ट कल 2 बजे फैसला सुनाएगा। जी हां, अपडेट इस केस में जो कोर्ट में सुनवाई चल रही थी उसे लेकर कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया है और कल 2 बजे कोर्ट अब फैसला सुनाएगा। फैसला यानी कि सजा सुनाई जाएगी। कितनी सजा दी जा रही है, राउस एवेन्यू कोर्ट में जो बहस चल रही थी वो अब फैसला वहां पर आ चुका है। फैसला ये है कि फैसले को सुरक्षित रखा गया है और कल 2 बजे जो फाइनल वर्डिक्ट है वो सुनाया जाएगा। कुलभूषण जी, सबसे पहले आपकी राय ले रहा हूं इसके ऊपर। कल 2 बजे फैसला सुनाया जाएगा, क्या कुछ रीजन हो सकते हैं इस चीज के पीछे? देखो, रीजन कुछ नहीं है। दोनों पक्षों ने, सीबीआई ने भी ज्यादा से ज्यादा सजा मिले अपनी दलीलें अदालत के समक्ष रखी है और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के जो अधिवक्ता बंधु हैं हमारे हर्ष कुमार जी, उन्होंने भी कम से कम सजा मिले, ये तमाम दलीलें पहलू तथ्य के आधार पर रखी है। तो अब न्यायालय अपना निर्णय सभी पहलुओं पर गौर करके, दोनों पक्षों के जो पहलू हैं उन पर गौर करके और फिर उसका अपना फैसला जो है, मतलब कोर्ट ने स्टडी करने का टाइम लिया एक तरीके से बेसिकली। जी जी, ठीक है। रेड्डू साहब, थोड़ी सी राहत, 24 घंटे की भले ही। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं बहुत हमारे को इस बात की प्रसन्नता है और हमें उम्मीद और भरोसा है कि कल जो वर्डिक्ट आएगा उसमें जरूर हमारे पक्ष में कुछ ना कुछ अच्छा होने जा रहा है। दूसरी बात, मैं बात कह रहा था विधु जी के ऊपर कि इस तरह की जो ये वर्डिंग की यूजिंग होती है, अगर ये सिर्फ ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ हुआ हो, अगर पूरे इतिहास में केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ इस तरह की उनके नेता को सजा मिली हो तो कहीं ना कहीं अलग बात है। ये राजनेताओं में जिस प्रकार से बदले की भावना का एक प्रचार शुरू किया गया है, मैं कहता हूं ये अच्छा नहीं है देश के लिए। अभी अगर ये इतने ही न्यायकारी बनते हैं तो हरियाणा की कैबिनेट में, इनकी सरकार में आज भी 2 विधायक ऐसे हैं जिनके ऊपर केस चले हुए। अगर ये इतने दूध के धुले हैं, 7-7 बार दूध में धो करके बैठते हैं अपने आप को, तो उनको क्यों नहीं सरकार से बाहर किया जा रहा है? तीसरी बात, यूपी में 255 विधायकों में से 111 के ऊपर मुकदमे चले हुए हैं जिन्होंने स्वयं अपने एफिडेविट में लिख करके दिया हुआ है कोर्ट में, और उनमें से 5 के ऊपर संगीन मामले हैं, हत्या के मामले हैं, रेप के मामले हैं। तो क्यों नहीं उनको सरकार इनसे निकालती है? देखिए, कोई शासक है, शासक से गलतियां भी होती हैं और शासक अच्छे कार्य भी बहुत सारे करता है। कहीं ना कहीं या तो वो खुद उलझ जाते हैं या फिर उनको एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उलझा लिया जाता है। जिस प्रकार से केशव जी, आप तो विद्वान पुरुष हैं, हर रोज इसी मैटर के ऊपर आप कार्य करते हैं दिन रात 24 घंटे, मेरे से ज्यादा जानते हैं। टू रिमाइंड यू ओनली कि 2005 में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी और अप्रैल 2005 में ही करण सिंह दलाल के मकान पर सीबीआई का छापा पड़ता है और वहां पर ये चार्जशीट जो कांग्रेस के कुछ नेताओं ने, जिसके ऊपर माननीय भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के भी साइन हैं,
वो तैयार की हुई चार्जशीट चौटाला की प्रॉपर्टी की वो सीबीआई के हाथ लग जाती है। केंद्र में कांग्रेस की सरकार है, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार है। मैं सरकार को नहीं, लेकिन कुछ व्यक्तियों को जरूर कहना चाहूंगा कि उन्होंने बदले की भावना से ये सारा की सारी कार्रवाई की थी, और कहीं ना कहीं सीबीआई को भी बुलाया गया था कि आप आइए और रेड का बहाना बना करके मेरे घर पर आइए मैं और केवल ये जी से जवाब देता हूं इस बात का। केवल जी सीधा एलिगेशन आपके ऊपर है, जो आप कहते हैं कि बदले की भावना से कार्रवाई की जाती है। रेड्डी साहब आपसे कह रहे हैं कि आपने कार्रवाई बदले की भावना से की। केशव जी नहीं, केशव जी प्लीज केशव जी, मैं सरकार कांग्रेस सरकार को नहीं कह रहा, मैं कुछ विशेष व्यक्तियों को कह रहा हूं। व्यक्ति भी तो सरकार के होंगे ना सर। चौटाला साहब के आप प्रवक्ता होने के नाते थोड़ी बचाव वाली भाषा में बोल रहे हैं, मैं खुलकर बोल रहा हूं, फर्क सिर्फ इतना है, व्यक्ति कोई इंडिविजुअली थोड़ी ना जाकर बैठा है वहां पर। हाँ, नहीं मैं दफ्तर के नहीं बोल रहा। कांग्रेस सरकार में कई अच्छे आदमी भी थे कांग्रेस सरकार में, लेकिन जिन्होंने ये तो स्वयं करण सिंह दलाल का आप परसों का ट्रिब्यून पेपर उठा लीजिए, उसने स्वयं माना है कि मैंने ओम प्रकाश चौटाला जी से बदला लेना था, इसलिए मैंने ये कार्रवाई की। मैं केवल जी से जवाब लूं अगर आप कहें तो इस बात का। मैं केवल जी से जवाब ले लूं एक बार इस बात का। केवल जी कनेक्टेड है आप? बिल्कुल। देखिए ना तो कोई किसी पे बदले की कार्रवाई करना चाहता है, ना कोई किसी की जरूरत है। ये बदले की कार्रवाई सिर्फ तो हमारे देश के अंदर एक ही पार्टी है, वो उसका नाम है बीजेपी, यही करती है बदले की कार्रवाई, और कोई नहीं करता है। और ये बात अभी चौटाला साहब को भी समझ आ रही होगी, जेजेपी को भी समझ आ रही होगी, हो गया है, चाहे वो नहीं बोल सकते लेकिन समझ आ रही होगी उनको। ये आप देखिए, हमने आज तक, एक मिनट सुनिए, हमने आज तक ना किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई करने का काम किया है, ना हम करते हैं, ना हमारा मंशा है। आपको ये बताना चाहता हूं मैं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी कभी सीबीआई भेजती है, ईडी भेजती है, कभी वो भेजती है, कभी सारे तंत्र का जो दुरुपयोग करती है, ये सारा सिस्टम जो है एक ही पार्टी करती है, उसका नाम बीजेपी है। अगर ये लोग, जनता हमारी जो है, अगर अच्छे से समझ जाएगी तो अच्छी बात है, नहीं तो देर सवेर समझ तो आएगा। एक बात बता रहा हूं मैं, और ये बात दूसरी एक और बता रहा हूं, जहां तक ये बीजेपी के प्रवक्ता महानुभाव टीवी पे भी आके बोलते हैं, तो उनकी भाषा के भी ट्रेंड से आप समझ सकते हैं कि उनकी भाषा किस तरीके की है और किस तरफ वो बोलना चाह रहे हैं। एक बात होती है कि उनको बड़ा दुख हो रहा है, और दूसरी बात ये भी होती है कि वो उस तरीके से किस तरह से तंज कसते हैं, और जानबूझ के इस तरह की ईडी और सीबीआई और दिस दैट की कार्रवाइयां बगैर मतलब के, विदाउट वे, किस तरह से ईडी किसके घर में भेजी जाती है, ये सब सारे देश को पता लग गया, और पता लगाने की जरूरत रही नहीं इस मामले में। जहां तक मामले की बात है, ये कोर्ट का मामला है, कोर्ट अपने आप जो सजा सुनाएगा, जो भी बात उनको करेगा, वो कल 2 बजे क्लियर हो जाएगी। जहां तक हुड्डा साहब की बात है, उनके ऊपर कोई भी दोषारोपण जो भी इन्होंने लगाए हैं, उसके भी साक्ष्य तथ्य कोर्ट में रहेंगे, और कोर्ट अपने आप उसको, न्यायालय, हमें पूरी भरोसा है न्यायालय पे, न्यायालय हमारे हक में फैसला इसलिए करेगा क्योंकि उसमें तथ्य जो है वो गलत पेश किए जा रहे हैं। उसके अंदर कोई ऐसा काम गलत हुड्डा साहब ने नहीं किया जिसको ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा केवल जी, आज मैं इंडियन नेशनल लोकदल और आप यानी कांग्रेस के प्रवक्ता की लैंग्वेज जो है एक दूसरे के लिए, वो थोड़ी सी ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर वाली देख रहा हूं। ये क्या आगे की समीकरणों के लिहाज से कुछ है? क्योंकि कार्रवाई तो आपकी सरकार के टेन्योर के दौरान हुई थी। अब आप इस बात को स्वीकार करें या अस्वीकार करें, वो बात अलग है। नहीं, देखिए, जेजेपी और आईएनएलडी अगर अच्छे ही काम किए होते तो इस तरह के वर्डिक्ट नहीं आते। ना 10 साल की सजा अजय चौटाला जी को होती और ना ही ओम प्रकाश चौटाला जी को होती। अब अगर काम अच्छे नहीं किए तो ही सजा भुगत रहे हैं ना। अब जो जहां तक न्यायालय का काम है, अभी भी जो आय से ज्यादा संपत्ति के मामले हैं, उसमें आप खुद साक्ष्य देखिए कि इनके ऊपर 6 करोड़ की ज्यादा संपत्ति की बात आई है, और वो कोर्ट तय करता है। वो आम आदमी, हम लोग तो नहीं कर सकते। वकील अपनी अपनी बहस रखते हैं, अपना अपना तर्क रखते हैं, उसके बाद न्यायालय उसके ऊपर फैसला करता है। जहां तक ओम प्रकाश अभय चौटाला और अजय चौटाला जी की जो बात है, उनके ऊपर भी तो सेम ही मामला है। मैं इसी पर आ रहा था, मेरा अगला सवाल यही था। पेंडिंग है। मेरा अगला सवाल यही था विदु जी, अगर ओम प्रकाश चौटाला जी दोषी हैं तो फिर नाम तो इसमें अजय चौटाला और अभय चौटाला का भी है। केशव जी, हाँ केशव जी, मुझ पर दोनों लोगों ने सीधा अटैक किया था। मैं वैसे इसको अटैक ना मानकर
इसको मैं सोचता हूं कि वो मुझे शिक्षा दे रहे थे। दोनों वरिष्ठ हैं। मैं तो अभी मसा 1 साल पहले ही प्रवक्ता बना हूं, जैसा कैसा करके। केवल जी तो कांग्रेस के मीडिया के प्रमुख हैं और विजेंद्र जी तो बहुत सालों से प्रवक्ता रहे हैं, तो दोनों कुछ श्रेष्ठ ही कह रहे होंगे मेरे लिए। मैं इस पर विचार करूंगा कि कैसे अपने अंदर और निखार ला सकता हूं। लेकिन केवल जी के साथ साथ विजेंद्र जी की पहले बात करूं तो विजेंद्र जी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात की। जब वो आधा सेंटेंस कह रहे थे तो मुझे जो है लग रहा था कि शायद जो मैं जहां चाह रहा था इस डिबेट को कोर्ट रूम ना बनने देने की बजाय इसको एक सामाजिक विषय की तरफ जोड़ूं कि कहां जा रहा है समाज हमारा, हमारे नेता किस प्रकार के रहे हैं। लेकिन उन्होंने मुझे डिसअपॉइंट किया। उन्होंने कहा कि शासकों से गलती हो जाती है, ऐसा उन्होंने कहा। और गलती हुई होगी तभी जो है आज कोर्ट के अंदर वो सजा भुगतने के लिए खड़े हैं। उन्होंने गलती हुई होगी तब आज से लगभग 45 वर्ष पहले 1977 में तब ये अभी बार बार कहते हैं कि राजनीतिक षड्यंत्र हुआ। राजनीतिक षड्यंत्र की बात कर रहा हूं मैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री थे ओम प्रकाश चौटाला जी के पिताजी चौधरी देवीलाल जी, और देश के प्रधानमंत्री थे मुरारजी भाई देसाई, जो कि यहां पर समर्थन से ही, यानी लोकदल के समर्थन से, जनता पार्टी के समर्थन से ही सरकार में प्रधानमंत्री बने थे। तो उस समय 1977 में घड़ियों की रिस्ट वॉचेस की स्मगलिंग करते हुए पकड़े गए थे, और उस समय देवीलाल जी ने इनको डिसऑन कर दिया था ओम प्रकाश चौटाला जी को। ओम प्रकाश चौटाला जी 1977 में पकड़े गए थे दिल्ली एयरपोर्ट पर घड़ियों की स्मगलिंग करते हुए। तो मुझे लगता है कि उस समय गलती से घड़ियों की स्मगलिंग कर ली होगी, तब तो केवल 40 वर्ष के ही थे वो, और गलती से ही महम में उन्होंने गोली चलवाकर उपचुनाव जीतने की प्रयास किया होगा। गलती से ही उन्होंने वादा खिलाफी की होगी जींद की जनता के साथ, और उसके बाद कंडेला में गोलियों से गलती से भून दिया होगा। गलती से ही अलमारी को पीछे से काटवा दिया होगा, और जेबीटी के 3206 जो पात्र लोग थे उनके घर का चूल्हा बुझाकर दूसरे लोगों की एक लिस्ट वहां पर डाल दी। ये गलती से हुआ होगा। और फिर जब गलती की इतनी सारी बातें हो रही हैं तो मुझे मुलायम सिंह का वो एक जो है कालजयी वाक्य याद आ गया कि लड़कों से गलती हो जाती है। फिर जब मुलायम सिंह जी को याद करूं तो कांग्रेस को याद क्यों ना करूं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एनडी तिवारी जी ने आगे क्या कहा था। मुलायम सिंह जी कहते हैं कि लड़कों से गलती हो जाती है, एनडी तिवारी जी कहते हैं कि गलती से लड़के हो जाते हैं। तो ये गलतियां किस प्रकार की हैं, इस पर भी तो विचार करना पड़ेगा। और नहीं, विजेंद्र रेड्डी जी, आपकी आशंका गलत है। आपके घर में मातम मना हुआ है तो मैं यहां मिठाई नहीं बांट रहा हूं, मैं भी दुख में हूं। आप जहां पर भी बैठते होंगे मैं आपके साथ वहां बैठने आऊंगा, आपके दुख में दुख को साझा करूंगा। कहते हैं कि दुख बांटने से कम होता है जैसे खुशी बांटने से बढ़ती है। मैं आपके दुख में भी आपके साझेदार हूं, लेकिन मुझे सहानुभूति, सिंपैथी नहीं है भाई साहब। गलत काम किया उन्होंने हरियाणा के जन जन का भरोसा तोड़ा। अब मेरा आपसे सीधा सीधा सवाल है केशव जी, इन्होंने बड़ा लंबा समय तक मुझे बोला था, मेरा सीधा सा सवाल है कि देखो अब कोर्ट में वो पहले भी 3 कोर्टों द्वारा हैं सजा भुगत कर आए हैं, ये अब भी सजा उनको ये साबित हो गया कि उन्होंने गलत काम किया है। तो आप किस तरफ खड़े हो? आप न्याय के साथ खड़े हो या ओम प्रकाश चौटाला के साथ खड़े हो? आप धर्म के साथ खड़े हो या ओम प्रकाश चौटाला के साथ खड़े हो? आप जनता के हित के साथ खड़े हो या जनता का पैसा लूटकर आय से अधिक संपत्ति इकट्ठी करने वाले ओम प्रकाश चौटाला के साथ खड़े हो? मेरी चिंता ओम प्रकाश चौटाला से भी ज्यादा आपके प्रति है, क्योंकि मैं आपको एक अच्छा इंसान समझता हूं। मैं अच्छा इंसान समझता हूं साहब। और एक मिनट विजेंद्र जी, मैं तो बीच में नहीं बोला था ना आपने, ठीक है। अच्छा, मैं ये भी, हाँ जी, मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है। नहीं, मैं बात पूरी कर लेने दीजिए। ये जो विंडेटा की बात बार बार कहते हैं, यूं तो हर अपराधी खड़ा होकर कह देगा जी मुझे तो मेरे पड़ोसी मेरे से विंडेटा था, मेरे से बदले की भावना थी। ये कहकर कब तक बचेंगे? और जो ये सारे 2005 से सारे इन्होंने आंकड़े बताए, क्या ये कोर्ट रूम के अंदर इनके इतने महंगे वकील ने जो है वो नहीं बताए होंगे? आप कहां तक आ रहे हैं? आप इसको कोर्ट रूम मत बनाइए, इसको सामाजिक समस्या बनाइए। एक विधु रावल जैसा पढ़ने लिखने वाला, आपने तो खैर अनपढ़ कहा, मैं कुछ डिग्रियां मैंने भी ली हुई हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट से भारत के लिए हुई हैं, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि एक विधु रावल का राजनीति में आने का मन क्यों करेगा जब इस प्रकार से राजनीति में चौटाला और हुड्डा लोग। अच्छा, एक बात बताइए, 6 करोड़ 90 लाख के करीब जो है वो इस ईडी ने केस बनाया है। केशव जी, एक बात बताइए, हरियाणा का जन जन जानता है कि यह मामला केवल 6 करोड़ का नहीं है। 6 करोड़ तो केवल पकड़े गए हैं। चौटाला साहब भी को भी कोई मंच पर खड़ा होकर कोई ईमानदार व्यक्ति बोलता होगा तो
तो चौटाला साहब पीछे मुड़कर देखते होंगे कि कहीं मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहा, जैसे विजेंद्र जी को आज लग रहा है कि मैं मजाक नहीं उड़ा रहा। तो मेरा तो विजेंद्र जी से ये पूछना है कि एक विधु रावल जैसा, जिसकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, यमुना के पास के गांव का रहने वाला, वो राजनीति में क्यों आएगा? अगर चौटाला को लेकर भी मेरा सवाल इस प्रकार के होंगे, लेकिन वो वृद्ध हैं। एक अजय चौटाला को लेकर भी मेरा सवाल था जी, वो भी इस मामले के दोषी हैं। क्या सवाल था? ओम प्रकाश चौटाला के साथ अभय सिंह जी और अजय सिंह जी दोनों इस मामले में हैं सर। अजय सिंह चौटाला जी कोई संवैधानिक पद पर नहीं है, तो उस नाते से उन पर कमेंट कौन करे? इस प्रकार तो बहुत सारे लोगों पर बहुत सारे मामले आ रहे हैं। और लेकिन ओम प्रकाश चौटाला जी मेरे प्रदेश के, जिस प्रदेश का मैं प्राउड हरियाणवी हूं, गर्वान्वित हरियाणवी हूं, उस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री रहे हैं। मुझे दुख वहां पर हो रहा है कि मेरे प्रदेश के मुखिया, जिनको देखकर हम देखते थे, हम रात को सोते थे तो सोचते थे कि हरियाणा सुरक्षित हाथों में है। हमें क्या पता था कि रात भर वो चोरी और डकैती कर आय से अधिक संपत्ति इकट्ठी कर रहे थे। हम हमारे विश्वास को तोड़ा। मैं बड़े सम्मानपूर्वक तरीके से सवाल पूछना चाह रहा हूं सर आपसे। आप राजनीतिक पवित्रता की जो नैतिकता की सीख दे रहे हैं, विजेंद्र रेड्डी जी को बता रहे हैं सर, तो इस केस में दोषी तो अजय सिंह चौटाला जी भी हैं। माना कि संवैधानिक पद पर नहीं है, लेकिन उस पार्टी के तो सूत्रधार हैं, सब कुछ हैं जो आपके साथ संवैधानिक गठबंधन किए हुए हैं। तो उस पार्टी के सूत्रधार तो ओम प्रकाश चौटाला जी भी थे, जिन्होंने घड़ी स्मगल की थी 1977 में। उस पार्टी के सुप्रीमो तो महम में गोली चलवाने वाले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और अभय सिंह चौटाला भी थे। लेकिन हम ये अलग अलग पार्टियां क्यों हैं? ये पार्टियां अलग अलग क्यों हैं? और कांग्रेस की बात करें और आप प्रेजेंट सिनेरियो की बात करते हैं, कांग्रेस के जिस प्रकार से महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख जो हैं आज फरार हैं, ये कहते हैं कि हम बीजेपी एजेंसीज का दुरुपयोग करती है। ये एजेंसीज अगर कोई एक्शन ना लेती तो कैसे पता चलता कि कितना बड़ा महावसूली रैकेट चला रही थी महाराष्ट्र की सरकार? आज उनका गृह मंत्री जो पुलिस का प्रमुख होता है गायब है। किस प्रकार पता चलता, केशव जी अंतिम वाक्य है मेरा, किस प्रकार पता चलता कि चिदम्बरम साहब जो है, जो देश के इतने बड़े मंत्री रहे, बड़े बड़े मंत्रालय संभाले, वो गोभी में वो गमलों में गोभी उगाकर करोड़ों रुपए कमा लेते थे। और फिर मुझे लगता है उन्होंने शायद पेटेंट भी किया होगा कहीं ना कहीं, नहीं तो ये विधि और लोगों के पास भी होती, गमलों में गोभी करोड़ों रुपए की कमा लेने कांग्रेस के लोग। और किस प्रकार से कांग्रेस का जिस प्रकार से सुप्रीमो जो है, मां और बेटा दोनों के दोनों जमानत पर हैं आज, इसी प्रकार से ओम प्रकाश चौटाला इनेलो के जो है, तो मेरा बदले की कार्रवाई है। ये निवेदन है, ये मेरी बात नहीं मानेंगे, मुझे अभी नहीं लग रहा। केवल जी तो बदले की कार्रवाई क्या है? ये जो मां और बेटा पर जो कार्रवाई शुरू हुई थी वो कांग्रेस के समय हो रही थी। नहीं, मुझे दो लोगों का भी तो जवाब देना पड़ रहा है ना विजेंद्र जी। आपके साथ गठबंधन कांग्रेस ने भी तो कर लिया ना इस डिबेट में, मुझे दो लोगों का जवाब देना पड़ रहा है, तो इसलिए समय लग रहा है। तो मां और बेटा पर कार्रवाई तो शुरू हुई थी उनके समय, और मनमोहन सिंह जी कहते थे कि ए राजा ने कुछ गलत किया है, कनिमोजी ने कुछ गलत किया, तो उन्होंने नहीं किया, मैंने किया। हमें कभी ना कभी केशव जी, आपको भी और हमें भी एक दिन मजबूर होना पड़ेगा डिबेट रखने पर कि ऐसे दागी लोगों को हम बर्दाश्त राजनीति में कर सकते हैं, या राजनीति पवित्र ऐसा स्थान, मंदिर जैसा स्थान है, ये लोकसभा और विधानसभा में बैठते हैं, ये जनता का नेतृत्व करते हैं, ये कभी ना कभी तो आपको इस बहस पर आना पड़ेगा केशव जी। आप मजबूर हो जाएंगे कि राजनीति में शुचिता होनी चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। हम तो जानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक वोट से सरकार चली गई थी। उन्होंने कहा था कि बाजार के अंदर बिकने के लिए माल बहुत सारा था लेकिन खरीदार नहीं मिला। उन्होंने कहा था कि ऐसी सत्ता को जो मुझे खरीद के लेनी पड़े, मैं चिमटे से भी नहीं पकड़ सकता, चिमटे से भी नहीं छू सकता। मैं केवल जी के पास आ रहा हूं, मैं केवल जी के पास आता हूं। ये जो भाषण दे रहे हैं इनसे ये पूछे कि केशव जी मैं जवाब दे देता हूं। मैं एक बार इन्होंने आता हूं, 3,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। जो अमृत योजना का पैसा है वो कहाँ गया है? देखिए आज का विषय पर क्यों नहीं आप चर्चा करते? ऊपर क्या कार्रवाई की है? इतना बड़ा भाषण देते हैं, बड़ी आप देखो बीच में इसको रोकिए, देते हो केशव जी को रोको, बीच में नहीं बोलो। 3 करोड़ अमित सुन लीजिए, सुनने दो, हम सुन नहीं पाते बातें। सुनिए, आप 3,500 करोड़ जो पैसा जो हमें सुनने दो भाई, बीच में डिस्टर्ब मत करो। वही बता दो कहाँ गया? कौन से 3,500 करोड़? कौन से? कल तक 350 कह रहे थे करोड़। नहीं, आप तय तो कर लो, 350 करोड़ है, 3.5 करोड़ है या 3,500 करोड़ है? जी ऐसे बात सुनाई नहीं दे रही है कुछ भी, फिर हम कैसे जवाब देंगे? ये डिस्टर्ब कर रहा है बीच में, हम इसके बीच में कोई भी नहीं बोला। ठीक है 350 करोड़ मान लो। आप इनको बात कर रहे हो, साढ़े 350 करोड़ में 3,500 करोड़ और 3,500 करोड़ में तो
31,500 करोड़ का घोटाला आपने यहाँ बैठे बैठे कर लिया। 3,500 करोड़ और 350 करोड़ में तो 31,500 करोड़ का घोटाला आपने डिबेट में कर लिया। कांग्रेस ही हर चीज से जाए लेकिन घोटाले से ना जाए। अरे सुन लीजिए ना, मैं तो कहता हूँ आप नहीं, वो कल से लगातार टीवी चैनल पर बोल रहे हैं, कल से 3,500 करोड़ बोल रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला की तरह झूठ बोलने की आजादी मिली हुई है इन लोगों को। अरे ये झूठ ठीक है सर, सुन लेते हैं, चिपक जाए। सुन लेते हैं केवल जी, इनको रोके जरा, रोके, ठीक है, रोके इनको। मैं ये कह रहा हूँ कि ये 3.5 करोड़ मान लेते हैं सिर्फ ओनली, और वो 3.5 करोड़ के ऊपर कोई जांच बिठाएंगे कोई सीबीआई की? जैसे जब दूसरे के ऊपर सीबीआई जांच बिठाते हैं, 3.5 करोड़ के ऊपर सीबीआई की जांच बिठाएंगे? क्या साक्ष्य है? ऐलान हम करो जांच ना। बिठाएंगे। आप साक्ष्य लाइए, हम जांच बिठाएंगे। मैं ऐलान करता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का अधिकारी प्रवक्ता ये कहता हूँ कि केवल साक्ष्य लाएंगे। ये डिबेट का कोई फायदा नहीं है, हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप जांच ये बीच में क्यों बोलता है? ये सामने आ जाएंगे, आप जांच बिठा दीजिए। नहीं, मैं भरोसा दिला रहा हूँ केशव जी, इनको भरोसा दिलाइए। नहीं, आप बताइए मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ, मेरा मुद्दा नहीं है, मैं अलग से डिबेट डींगरा साहब, मेरा ये मुद्दा है ही नहीं। मैं अलग से डिबेट रख लूंगा इस बात के ऊपर, रख भी चुका हूँ। आपकी तसल्ली नहीं तो और भी रख लूंगा मैं। मामले में इनको जवाब देना बनता है ना। ये बहुत अपने आप को सुंदर स्वच्छ पार्टी बता रहे हैं अपनी पार्टी को। ठीक है सर, इन्होंने देखा होगा आम आदमी पार्टी ने कल जो है अपना मंत्री उठा के, ठीक है डींगरा साहब, मेरा ये मुद्दा नहीं है आज, मेरा ये मुद्दा नहीं है आज, मैं इसके ऊपर डिबेट रख भी चुका हूं। आप कहेंगे तो एक दिन और रख लूंगा। आज के मुद्दे के ऊपर नहीं कर रहा मैं आपको ये बात कहना चाह रहा हूँ, आम आदमी पार्टी ने 1 मिनट के अंदर अपना हेल्थ मिनिस्टर अरेस्ट कर लिया। ये भी कर ले, इनको क्या दिक्कत है? इतने स्वच्छ है, इतने ईमानदार है। नहीं, किसको कर ले? भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अरेस्ट कर ले क्या? बिना सुनवाई के भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अरेस्ट कर ले क्या? क्या कह रहे हैं आप? ये सीबीआई जांच दे, किसको ऐलान अरेस्ट कर कर? भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अरेस्ट कर ले क्या? ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, कोर्ट क्या करेंगे? ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ, कुलभूषण जी के पास आ रहा हूँ, रेड्डी जी के पास आ रहा हूँ, कुलभूषण जी के पास आ रहा हूँ। ठीक है डींगरा साहब, विदु जी, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, हम कोर्टों में विश्वास, मैं इस मुद्दे से आगे बढ़ रहा हूँ। कुलभूषण जी, फिर सुशील के पास भी आता हूँ। देखो, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा केशव जी कि जो आज का विषय है वो विषय है आय से अधिक संपत्ति के मामले के अंदर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को कितनी सजा होगी, कितनी नहीं होगी, और दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रख रहे हैं। अभी मेरे साथी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अनेकों अनेक घटनाओं का जिक्र किया है कि किस प्रकार से कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया। मैं इस विषय पर नहीं जाना चाहता था, लेकिन क्योंकि भाई साहब ने रखी है बात, अजीत पवार जी के ऊपर कितने मुकदमे थे और कितने वो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, और आप नैतिकता की जो बात कर रहे थे, इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं, और आप उनको उप मुख्यमंत्री बनाकर और सरकार के अंदर जो शामिल करते हैं, उस समय आपकी नैतिकता कहां चली गई थी? आप बंगाल के अंदर जो सांसद महोदय थे जो कि पाला बदल कर भाग गए। मुझे जवाब एक मिनट भाई साहब, पहले आप सुन लीजिए ना, आपको पहले बात, फिर मैं जवाब ले लूंगा। मैं आपसे एक आग्रह और निवेदन करना चाहता हूं, आप नैतिकता की बात ना करें। नैतिकता का अगर पतन किया है तो सबसे ज्यादा आप जैसे लोगों ने किया करेंगे। हम भाई साहब, हम नहीं नैतिकता, कहां आपने भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं? एक भूषण जी, आप छोड़ सकते हैं, बड़े सम्मान से मैं कहना चाहता हूं, जो 3206 लोगों के मामले में सजा हुई है, क्या वो 3206 आपने हटा दिए? आप किस बात की न्याय की बात कर रहे हैं? तो मेरा आपसे आग्रह और निवेदन यह है कि भ्रष्टाचार के मामले में आप ना बोले। गुरुग्राम के अंदर जो हमारे वो धीरेन्द्र ब्रह्मतारी जी की जमीन थी, भागे, आपने उसमें न्याय किया? जांच की उसमें आपने आज तक? क्यों आप बेकार की बातें करते हैं? मेरे दोस्त, मैं बड़े सम्मान से आपसे कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार के मामले में आप बोलने योग्य नहीं है। आप इस पर दलील ना दें। आज का विषय है कि ओम प्रकाश चौटाला जी को सजा कितनी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या करें? भारतीय जनता पार्टी इतना निवेदन करना चाहूंगा। आपकी नाराजगी अन्य कारणों से है। नहीं, हम भ्रष्ट नहीं है। आपने भी बहुत लंबे समय तक भाजपा में रहे, आप भ्रष्ट पार्टी में नहीं थे। लेकिन आपका कुछ और कारण है नाराजगी। मेरा कारण भ्रष्टाचार के खिलाफ ही कारण है मेरा। आपका नाराजगी का कोई और कारण? गुरुग्राम के अंदर 3.5 एकड़ भूमि जो उसका तक आपने क्या बात कर रहे हो? रेड्डू साहब आप किस न्याय की भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करते हो आप लोग? विजेंद्र रेड्डू जी के पास में आ रहा हूं, फिर मैं आऊंगा विदु जी से जवाब लूंगा इस बात का। रेड्डू साहब, रखिए अपनी बात। हाँ केशव जी, देखिए, ये स्वयं मुद्दे को भटकाते हैं भाजपा वाला प्रवक्ता, स्वयं मुद्दे को कहीं कहीं खींच के ले जाता है।
दूसरा कोई जवाब देता है तो उसको बीच में कूदने की आदत है, न अगले का पूरा जवाब लेता है, न बोलने देता है, और स्वयं चाहता है कि मेरे बीच में कोई ना बोले, स्वयं चाहता है कि मुद्दे से ना भटके, लेकिन दूसरा भटकता है तो उसको रोकता है और खुद मुद्दे पर कभी रुकता ही नहीं। जैसे आपने क्वेश्चन बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा, मैं आपको अलग से क्लासेस ले लीजिएगा मेरी। वो देखो, इसी को बोल लो पहले, इसी को बोलने दो पहले। ठीक है सर, या इसको रोक दो, इसको म्यूट करो। रेड्डू साहब बोलिए। वो आपने क्वेश्चन पूछा, ये मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आप वाला, इसलिए बीच में बोलना शुरू कर दिया ताकि उस क्वेश्चन को उलझा दिया जाए, इसलिए बीच में बोल रहा है ये, कि पहले से पकड़ लेता। नहीं, आप मेरे ऊपर व्यक्तिगत अटैक कर रहे हैं आज, इसलिए मैं बीच में बोला, मेरे ऊपर व्यक्तिगत अटैक कर रहे हैं। अरे भाई, तो व्यक्तिगत अटैक कोई कर ही नहीं रहा है भाई साहब, तो ये तो बात रखी जा रही है। आप मेरे ऊपर कर रहे हो, मैं आपके जवाब दूंगा। मैंने सारे क्वेश्चन लिख रखे हैं, जवाब ले लो। सारे क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूं मैं। तो आपका क्वेश्चन इन्होंने बड़ी बखूबी महाराष्ट्र और बंगाल में ले जाकर के टाल दिया, उसका कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी बात इन्होंने कही है ये कि मेरे को अनपढ़ कहा गया। आप ये रिकॉर्डिंग वापस चला करके इनको दिखा देना, आपकी ये भी आती है, इस पे यूट्यूब पे आ जाती है, तो दोबारा पढ़ करके मेरे को दिखा देना वो कहां पर मैंने आपको अनपढ़ बोला है, वो भी मेरे को जरूर दिखाना, अदरवाइज ये बहुत गलत बात है आपकी। और तीसरी बात आपने कही है कि ऐसे हालात में मैं किसके साथ हूं, मैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ था, हूं और रहूंगा। ये भी मैं आपके चैनल के माध्यम से इसके बाद और रहूंगा, चाहे वो कितने भ्रष्टाचार कर रहे हैं, चाहे वो सारी जनता को लूट कर। दुख बटा सुनो, अरे बात सुनो मेरी, फिर वही बीच में बोलना शुरू कर दिया। इन्होंने कहा मैं दुख बटाने के लिए आऊंगा, बैठने के लिए आऊंगा। हमारे घर में कोई मातम नहीं है, शहंशाह है जो जेल भी जाते हैं, रणभूमि में भी मारे जाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत हमारे घर आकर के दुख बांटने की जरूरत नहीं। रणभूमि हम इसको दुख मानते हैं, न दुख मानेंगे, हम मजबूती के साथ खड़े थे, खड़े रहेंगे। आप छोड़ दिए, हमें आपकी हमदर्दी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तीसरी बात, आपने कहा कि गोली चलवा करके, कंडेला में गोली चलवाई, फलानी चलवाई, बहुत सारे उदाहरण आप देते हो। आपने क्या किया, बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर क्या किया था, सिर फोड़ दो सालों को। आपके मुख्यमंत्री कहते लठ दल तैयार कर लो, लठ ले लो, लठ दल तैयार कर लो। 750 किसानों का खून पी गया बॉर्डर के ऊपर, वो किसने किया? आज किस प्रकार से प्रदेश जो ना खून के आंसू बहा रहा है, वो कहां गए? और अभी हमारे जो साथी थे, इन्होंने कितने उदाहरण दिए हैं भ्रष्टाचार के। गुरुग्राम का धर्मेंद्र ब्रह्मचारी वाला कितनी आपने जांच करवा दी, अनिल आकर के आपने कितनी जांच करवा दी, और आपके पार्टी में कितने अपराधी बैठे हुए हैं आज के जो सरकार के अंदर हैं, उनके ऊपर आपने क्या एक्शन ले लिया? ठीक कह रहे थे केवल जी कि आप बातों में गुमराह करने का प्रयास करते हैं। मैं उन्होंने जितनी बातें की बड़ी ध्यान से सुनी। आप चाहते हैं कि जो भी प्रवक्ता बोले उसको उलझा दो, उसकी बातों को पूरा ना होने दो, उसको बीच में रोकने की बात कोशिश करते। ये प्रदेश जानता है कि कौन सा किस प्रकार से बात करता है, वो सब जानते हैं किस प्रकार से आप बातों को घुमाने का प्रयास करते हो, लेकिन हम घूमने नहीं देंगे बातों को, बात सच्चाई पर आएगी। हमने पहले भी कहा हम कोर्ट पर विश्वास करते हैं, कोर्ट जो भी फैसला देगा हमारे लिए मान्य है। हमारी गलती थी नहीं थी, आप कौन होते हैं उसको निर्धारित करने वाले, आप कौन होते हैं उसके ऊपर इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाले। आप तो ऐसे कर रहे हो जैसे आप ही हरियाणा के परमात्मा हो, कहीं भी। लेकिन मेरा सवाल है सर, तो पीछे हैं आप, उससे आगे। मेरा सवाल है सर आपसे, आपने बहुत ही बोल्डली कहा कि मैं कल भी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ था, आज भी हूं, कल भी रहूंगा। सर, आप ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ व्यक्तिगत तौर पर हैं, या एक कार्यकर्ता चौटाला साहब के साथ खड़ा है, या फिर विजेंद्र रेड्डू एक दोषी के साथ खड़ा है? जरा ये अंतर भी स्पष्ट कीजिए। देखिए, ऐसा है केशव जी, बहुत बढ़िया आपने प्रश्न पूछा। मैं एक कार्यकर्ता के तौर पर ओम प्रकाश चौटाला जी के पास हूं, और मैं ओम प्रकाश चौटाला के साथ भी है विजेंद्र रेड्डू चौटाला। तो क्या उस कार्यकर्ता को इस बात का आभास है कि उसकी पार्टी के सुप्रीमो ने कभी गलतियां की थी जिसके तहत वो सजा भुगत रहे हैं? नहीं, देखिए बात सुनो, हम बार बार यही कहते हैं कि एक राजनीतिक षड्यंत्र है केशव जी। सर, राजनीतिक षड्यंत्र क्या है सर? उनके पैसों की गिनती हुई है, आय से 189 गुना ज्यादा संपत्ति उनके ऊपर मिली है, इसमें षड्यंत्र क्या है? पैसा कोई उनके घर की तिजोरी खोल के तो रख के नहीं गया था अंदर, जो छापेमारी हुई थी छापेमारी में मिला था। आप छापेमारी को गलत बता सकते हैं? नहीं, आप छापेमारी को गलत बता सकते हैं, पैसा तो उन्हीं का था ना सर। केशव जी, मैं आपको बता दूं, उनकी एक दिल्ली में कोठी थी, पंचकुला में थी, सिरसा में थी, और वही प्रॉपर्टी मिलाकर के 6.09 करोड़ बढ़ी। हाँ, अचल संपत्ति थी सारी, 189 करोड़, 189 गुना ज्यादा की थी, जितना ब्यौरा उन्होंने दिया हुआ था सर।
अब ये और बात हम लोग आज आराम से जानते हैं कि राजनीतिक लोग जो है वो इस तरह से क्या करके रखते हैं। आप छापेमारी की प्रक्रिया के ऊपर एलिगेशन लगा सकते हैं, लेकिन जो चल अचल संपत्ति मिली है उसके ऊपर थोड़ी ना एलिगेशन लगाएंगे सर आप। केशव जी, कोठी दान में मिली हो, दहेज में मिली हो, किसी ने गिफ्ट कर दी हो तो भी बात अलग है। कितनी बढ़ जाती हैं, उसकी कीमतें कितनी बढ़ जाती हैं। और दूसरी बात जो है, ये जब मान लो फालतू थी और कोर्ट ने उस प्रॉपर्टी को ले लिया, जब्त कर लिया, ठीक है, इन्होंने छोड़ दिया, भाई ठीक है जब्त कर लिया तो कर लीजिए, ठीक है, इसके ऊपर इन्होंने कोई इस तरह की बात नहीं की, इन्होंने जेल कर दिया, जेल में वो चले गए, अभी मुकदमा चल रहा है, मुकदमा भुगत रहे हैं, भुगतान के लिए तैयार हैं, तो इसमें तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। आज अगर आप बीजेपी के एमएलए की मैंने ये डिटेल निकाली थी इसी मुद्दे को लेकर के, मुझे पता था कि ये क्वेश्चन आएगा। आज कितने विधायक ऐसे हैं कि उनकी अरबों के आसपास जो है ना प्रॉपर्टीज है, अगर आज उनके ऊपर छापा मारा जाए, जिस प्रकार बीजेपी के खिलाफ कोई भी शब्द उठाता मैं आपकी बात का बिल्कुल 100% सपोर्ट करूंगा, और आप जो डॉक्यूमेंट्स देंगे मैं अनएडिटेड अनकट उन्हें चलवाऊंगा भी, लेकिन ये बात मीडिया में आप उठाएंगे या कोर्ट में लेकर जाएंगे, एजेंसियों के पास लेकर के जाएंगे? आप केस ठोकिए ना सर। कौन सी बात है? नहीं, आप कह रहे हैं ना कि भाजपा के विधायकों के पास बहुत ज्यादा संपत्ति है। अभी तो केशव जी केस आप हाँ किसके पास नहीं हो, तो रिटर्न में एफिडेविट में दे रखे हैं सर, जो इन्होंने एफिडेविट में दे रखे हैं वो डिक्लेयर्ड है, जो केस चलता है वो अनडिक्लेयर्ड पर चलता है। केशव जी मैं एक बात कहना केशव जी आज उस डिक्लेयर्ड प्रॉपर्टी को नापना शुरू कर दो और इनकम और एक्सपेंडिचर का अगर आप बैलेंस निकालेंगे तो वो डिफरेंस अगर निकालना होगा तो निकल जाएगा। मैं ठीक है, वाइंड अप भी करना है, फाइनल कमेंट कुलभूषण जी। मैं अपने 3 साथी जुड़े हुए हैं कांग्रेस से, भाजपा से, इनेलो से, मैं केवल एक ही आग्रह और निवेदन करना चाहूंगा कि जब मामला अदालत के अंदर चला गया और अदालत ने साक्ष्य के आधार पर किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी ओहदे पर रहे हों, उन्हें दोषी ठहरा दिया, तो आप अब किंतु परंतु नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अदालत के अंदर अदालत साक्ष्य के आधार पर किसी भी व्यक्ति को दोषी करार देती है। आज का जो महत्वपूर्ण विषय है वो विषय यही है कि हम किसी भी व्यक्ति की, ठीक है व्यक्तिगत रूप से हम उनके पैरोकार हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि मामला न्यायालय के अंदर गया तो ये बदले की भावना से कहना या इसके अंदर राजनीतिक भाषा का इस्तेमाल करना, मैं समझता हूं ये आज गलत होगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो उसको अधिकार है। आज किसी भी व्यक्ति को लगता है कि किसी ने गलत किया है, वो अदालत के अंदर गए हैं, अदालत ने वहां पर साक्ष्यों को देखा है और उसके बाद उस व्यक्ति को दोषी करार दिया। ठीक है, रेडू साहब फाइनल कमेंट। हाँ बिल्कुल, हमें कोर्ट पर पूरा भरोसा है, जो कोर्ट फैसला देगी हम उसे मानेंगे, और पार्टी जो है इसी प्रकार से मजबूती के साथ खड़ी है, खड़ी रहेगी और चलती रहेगी। ठीक है, इनेलो का वर्कर जो है कभी ना टूटा है, ना उसका हौसला टूटेगा, ना कॉन्फिडेंस टूटेगा, बल्कि और ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ हम अच्छा कार्य करके चौटाला साहब को मजबूती का प्रमाण देने का और ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ। सुशील, कल देखना है कि 2 बजे जितनी भी दलीलें दी गई हैं पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के तरफ से, क्या आप देखना है कि जो न्यूनतम सजा 4 साल है, क्या उन जो दलीलों को कंसीडर कर सजा में कम करता है, क्या उनमें रियायत दी जाती है, या फिर किस तरह से सीबीआई के जो वकील ने जो दलीलें पेश की है उसको कंसीडर कर सजा जो 10 साल तक मैक्सिमम सजा है उतनी सुनाती है? तो यह देखने वाली बात होगी और कल निश्चित तौर पे 2 बजे का इंतजार रहेगा। ठीक है, विदु जी फाइनल कमेंट। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रही आज कई सारी बातें, बहुत सारे लोगों ने गलत डिफेंड किया, लेकिन सबसे ज्यादा जो मैं हर्ट हुआ वो इस भावना के साथ हुआ, जो भावना जो है केशव जी आपने स्वयं कही कि राजनीतिक लोगों के पास तो ऐसा होता ही है, सिर्फ इसी के विरुद्ध हमारी लड़ाई है, सिर्फ इसी के विरुद्ध। ये जो राजनीतिक माहौल बनाया हुआ था ना कि लूट और खसूट, गरीब का लूट लो, गरीब को नोच लो, गरीब का नाम लेकर, मजदूर और कमेरे वर्ग का नाम लेकर उन्हीं को लूट लो और अकूत संपत्ति बना दो और उसके बाद बेशर्मी से कहो कि जितनी ज्यादा थी तो ले ली, ये इसी के खिलाफ हमारी लड़ाई है। और दूसरी बात ये जो यहां पर बैठकर ब्लैंकेट आरोप लगा रहे हैं ना दोनों तीनों लोग, दूसरे प्रवक्ता, और पहली बात तो उन्हें अपने विषय पर बात करनी चाहिए, लेकिन फिर भी वो ये दिखाना चाहते हैं कि दूसरे की कमीज ज्यादा गंदी है। लेकिन इस पर भी मैं आ रहा हूं कि भाई ये एजेंसीज के पास कितनी कंप्लेंट्स आपने दायर की हैं। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा था, मैं आपको एक छोटा सा बात करके अपनी बात पूरी करता हूं कि जो कॉमनवेल्थ घोटाला था उसके कंप्लेनेंट जो है किरीट सोमैया जी थे। 2G जो घोटाला था उसके कंप्लेनेंट सुब्रमण्यम स्वामी जी खुद थे, और जो कोयला घोटाला था
उसके लिए रविशंकर प्रसाद जी खुद जाकर PIL दाखिल किया था, तब जाकर ये घोटाले आए थे। आप लोगों ने कितने कंप्लेन किया, या यहाँ पर केवल झूठ बोलने के लिए, केवल यहाँ पर हमारी मानहानि करने के लिए और हमें अपने जैसा दिखाने के लिए हमारा जिक्र करते हैं। ठीक है सर। कुलभूषण जी, बहुत भारतीय जनता पार्टी इज अ पार्टी विद अ डिफरेंस। हम अन्य पार्टियों से भिन्न हैं और भिन्न रहेंगे। ठीक है सर। मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा, मेरे साथी ने, ठीक है, उनकी मजबूरी है क्योंकि वो प्रवक्ता हैं, लेकिन न्याय की अगर आप बात करते हैं तो जो अभी आपने बताया 2G 3G कोयला घोटाला, उसके अंदर क्या हुआ, क्या निकला उसके अंदर, आप कृपया दर्शकों को ये भी बता दें। आप दर्शकों को ये बता दें उसमें क्या निकला। 20 लाख करोड़ का रेवेन्यू आ चुका है। कुलभूषण जी, 20 लाख करोड़ का रेवेन्यू आ चुका है। रेवेन्यू केवल दोषियों तो बच गए, केवल 20 लाख करोड़ का रेवेन्यू। ठीक है, मैं वही कहना चाह रहा था आपसे। मैं आपसे वही कहना चाह रहा था कि सरकार की तरफ से वहां पर लापरवाही हुई, वरना ये लोग उसके अंदर भी सजा होती। मैं यही कहना चाह रहा था भाई साहब। ठीक है सर, आपकी बात नहीं बढ़ा रहा था। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आप सभी का। कुलभूषण जी, सुशील